नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा की दूसरी लिस्ट 6 मार्च को आ सकती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर येदुरप्पा बोले परसों दिल्ली में बैठक, नाम फाइनल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट बुधवार को आ सकती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने सोमवार को इसके संकेत दिए। वहीं दोस्तों, येदुरप्पा ने कहा कि वह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। संभवतः इसी दिन दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता ही लेंगे। भाजपा ने इससे पहले 2 मार्च को शाम 6 बजे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला। इतने ही सांसदों का टिकट काटा गया। सूची में 28 महिलाएं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC नाम है। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट भी इस लिस्ट में हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा के अहंकारी मुखिया अखिलेश यादव के दावों में दम नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद कहा था कि इस लिस्ट से पता चलता है कि उसने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत के डर से कई मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा गया है। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के दावों में कोई दम नहीं है। उन्होंने पिछले 4 चुनावों के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि वह 60 सीट जीतेंगे, लेकिन महज 5 सीट ही जीत सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने दावा किया था कि पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा छुएगी, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली बजट 2024 महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रही है राज्य सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को साल 2024 का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री आतिशी ने राज्य विधानसभा में अपने पहले बजट भाषण में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राम राज्य का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर ही केजरीवाल सरकार कामकाज कर रही है। इस बार केजरीवाल सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले साल से करीब 2,000 करोड़ कम है। दोस्तों, दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार ने 16,396 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि केजरीवाल सरकार ने बीते 9 साल में 22,711 क्लासरूम बनवाए। दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 38 है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चों ने 2023-24 में JEE और नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है। वहीं दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से बड़ी सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 1.55% है, फिर भी GDP में इसका योगदान दुगने से भी अधिक है। 2023-24 में स्थिर कीमतों पर GDP में दिल्ली का योगदान 3.79% होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोडवाडिया ने पार्टी छोड़ी। कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर जनता की भावना आहत की। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने पार्टी और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आज सुबह पूर्व विधायक और दिग्गज नेता अमरीश डेर ने भी पार्टी छोड़ दी थी। भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन मोडवाडिया भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस में केवल 14 विधायक बचे हैं। इससे पहले CJ चावड़ा और चिराग पटेल भी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को तेलंगाना और तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया। PM ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, BRS और तेलंगाना के विकास पर बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टि
तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत एक परिवार है। शाम को पीएम ने चेन्नई में एक रैली को संबोधित करते हुए फिर दोहराया कि जिन लोगों का कोई नहीं, मोदी उनका है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार और तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीआरएस बन गया, लेकिन उनसे कुछ नहीं बदला। वहीं डीएमके का मकसद फैमिली फर्स्ट है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पीएमएलए के तहत जब्त की गई 45.92 लाख की संपत्ति। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की संपत्ति को जब्त किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए के तहत कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस और अन्य आरोपियों से 45.92 लाख कीमत की संपत्ति जब्त की। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने यूपी के फर्रुखाबाद में 29.51 लाख रुपए और 4 बैंक अकाउंट में 16.41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल यह पूरा मामला डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में घपले से जुड़ा है। ट्रस्ट के पैसे का निजी तौर पर इस्तेमाल का आरोप है। इस मामले में यूपी पुलिस ने लुइस खुर्शीद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 17 मामलों में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले को टेकओवर कर ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आम आदमी पार्टी 15 जून तक दफ्तर खाली करे। कोर्ट बोला यह हाईकोर्ट की जमीन का अतिक्रमण, ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है और उसे किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमिशन दी जाए। इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में उपस्थित हुए। बहस के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्विगी से मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए था। आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध कैसे कर सकते हैं? आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा भारत के सबसे कामयाब कप्तान बने, जीत का औसत बताता है धोनी विराट से भी अव्वल हैं। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे सफल कप्तान कौन है? जब भी यह सवाल पूछा जाता है तो जवाब में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का याद आता है। धोनी जिन्होंने भारत को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी दिलाई। धोनी के बाद कपिल देव, सौरव गांगुली के नाम लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रॉफी की बजाय भारत के लिए ज्यादा मैच जीतने यानी कि विनिंग परसेंटेज का पैमाना अपनाए तो ये सभी कप्तान रोहित शर्मा के से पिछड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रोहित शर्मा 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से की, इसलिए कप्तानी की बात पहले इसी फॉर्मेट से। दरअसल दोस्तों, रोहित ने 54 T20 मैच में कप्तानी की, जिनमें से 41 में जीत मिली। इस तरह भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 76.85% मैच जीते हैं, जो कि किसी भी कप्तान से सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों बात करें वनडे फॉर्मेट की, तो रोहित शर्मा ने 45 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिनमें से 34 मैच जीते हैं, यानी कि रोहित की कप्तानी में भारत ने 77.37% मैच जीते हैं, जो भी किसी भी कप्तानी के किसी भी दूसरे कप्तान से ज्यादा है। वहीं दोस्तों अब इसी मामले में टेस्ट की बात करें तो रोहित शर्मा ने भारत के लिए 15 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 9 टेस्ट मैचों में उसे जीत मिली है। इस तरीके से रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज केवल टेस्ट में ही विराट कोहली से कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इसरो चीफ सोमनाथ को कैंसर, इंटरव्यू में कंफर्म किया। आदित्य L1 लॉन्चिंग के दिन रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तभी स्कैन में पता चला। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ 60 साल की उम्र में कैंसर से ग्रसित हुए हैं। सोमनाथ ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म किया। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय से स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ रही थी, हालांकि उस समय कुछ भी क्लियर नहीं था। मुझे भी इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग यानी कि 2 सितंबर के दिन हेल्थ इश्यूज के चलते चेकअप के लिए गया तो स्कैन में पेट में कैंसर कोशिकाओं में ग्रोथ का पता चला। सोमनाथ का ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी भी हुई है। एस सोमनाथ के कार्यकाल में इसरो ने इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ने न केवल चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 भी लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट
करोड़ का। 9 जून को न्यूयॉर्क में मुकाबला, भारत कनाडा मैच के टिकट की कीमत भी दुगनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका और वेस्टइंडीज में इस साल जून में T20 वर्ल्ड कप होना है। टूर्नामेंट में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में लीग मैच होना है। यह मैच पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है, यानी कि इसके सारे टिकट बिक चुके हैं। अब कुछ रीसेल वेबसाइटों पर मुकाबले के टिकट 1.86 करोड़ रुपए तक में बिक रहे हैं। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट USA टुडे के मुताबिक कुछ वेबसाइटों पर भारत पाकिस्तान मैच की रीसेल टिकटें लाइव हो गई है। स्टेप हब पर सबसे सस्ते टिकट की कीमत इस समय $1259 अमेरिकी डॉलर यानी कि 1.04 लाख रुपए है। वहीं सीट बिग पर सबसे महंगे टिकट के दाम $1,75,000, जिसमें कि $50,000 की फीस ऐड करके टिकट कुल $2,25,000 का है। भारतीय करेंसी में यह रकम 1.86 करोड़ रुपए बन जाती है। रीसेल टिकट उन टिकटों को कहा जाता है जिसे ऑफिशियल मीडियम से किसी ने खरीद रखा है और फिर इसे अन्य प्लेटफॉर्म पर बेच रहा हो। अमेरिका में इस तरह टिकट बेचना कानूनी रूप से मान्य है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। IPL 2024 पैट कमिंस बने सनराइजर हैदराबाद के नए कप्तान। एडन मार्करम की हुई छुट्टी। जी हां दोस्तों, IPL 2024 से पहले सनराइजर हैदराबाद ने बड़ा बदलाव करते हुए पैट कमिंस को नया कप्तान बना दिया है। फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन यानी कि 2023 में कमान संभालने वाले एडन मार्करम की छुट्टी कर दी। कमिंस को हैदराबाद ने IPL 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपए की कीमत देकर खरीदा था। इस कीमत में बिकने के साथ कमिंस IPL इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कमिंस को मोटी रकम में खरीदने वाली सनराइजर हैदराबाद ने अब उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए 22 मार्च से शुरू होने वाले IPL 2024 के लिए कप्तान बना दिया है। सनराइजर हैदराबाद ने सोशल मीडिया के जरिए नए कप्तान का ऐलान किया। हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, हमारे नए कप्तान पैट कमिंस। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5वां टेस्ट खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। धर्मशाला में 3 पेसर उतार सकता है भारत। पाटीदार या पड्डीकल में से कोई एक ही खेलेगा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया प्लेइंग 11 में 2 बदलाव के साथ उतर सकती है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्क्वाड का हिस्सा है, इसलिए उनका खेलना भी कंफर्म ही है। दूसरी ओर आउट ऑफ फॉर्म रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पड्डीकल डेब्यू कर सकते हैं। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में मुकाबला 7 मार्च से शुरू होगा। यहां स्पिन के मुकाबले पेस को ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए टीम इंडिया 3 पेसर्स के साथ खेलने उतर सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। यहां अब तक हुए 20 इंटरनेशनल मैचों में 61.69% विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं। स्पिनर्स को 248 में से 95 विकेट ही मिले हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह यहां पर कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव के लिए RLD ने घोषित किए उम्मीदवार। बिजनौर और बागपत सीट पर उतारे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के साथ हाल ही में गठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों RLD को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन कर 2 लोकसभा सीटें मिली थी। ये सीटें बागपत और बिजनौर है। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के इन देशों में सबसे ज्यादा मोटे लोग। WHO ने वजन घटाने के लिए दी यह सलाह। जी हां दोस्तों, दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित नए विश्लेषण से पता चला है कि दुनिया के शीर्ष 10 मोटापे से ग्रस्त देशों में से 9 प्रशांत क्षेत्र के देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, समोआ, सोलेमन आइलैंड इत्यादि है। इन देशों में 20 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और पुरुषों में मोटापा सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। 2022 के आंकड़ों के हवाले से किए गए शोध में पाया गया कि दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग अब मोटापे के साथ जी रहे हैं। दुनिया भर में वयस्कों में मोटापा 1990 के बाद से दुगने से भी अधिक हो गया है। बच्चों और किशोरों जो कि 5 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं यह 4 गुना बढ़ गया है। आंकड़ों ने यह बताया है कि 2022 में 43% वयस्क अधिक वजन वाले थे। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए डेटा संग्रह करने और विश्लेषण करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी योगदान किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मोटापा कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसी में दोस्तों प्रशांत क्षेत्र के देशों में हाल ही के दशकों में हर आयु के लोगों में अधिक वजन, मोटापा और डाइट संबंधी बीमारियां और ज्यादा बढ़ गई है, जो अकाल मौत और विकलांगता का प्रमुख कारण बन गए हैं। मोटापे से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसे खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मोटापे से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि सबसे ज्यादा लोगों में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, हस्ताक्षर सेरेमनी की तस्वीरें आई। नीता अंबानी ने किया भरतनाट्यम। एकॉन के साथ स्टेज पर झूमे शाहरुख, सलमान। जी हां दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के
के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के तीसरे दिन नीता अंबानी ने भरतनाट्यम पेश किया। सुबह 10:30 बजे चले टस्कर ट्रेल इवेंट के बाद शाम को हस्ताक्षर सेरेमनी हुई और फिर महाआरती और डिनर के बाद कई दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हुई। इस सेरेमनी में इंटरनेशनल सिंगर रिहाना और एकॉन ने परफॉर्मेंस दी। वहीं इंटरनेशनल हस्तियों में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इवांका ट्रम्प जैसे कई मेहमान भी शामिल हुए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की ग्रुप परफॉर्मेंस भी काफी सुर्खियों में रही। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में जमकर डांस किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुंबई 48वीं बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 2 बार की चैंपियन तमिलनाडु को पारी और 70 रन से हराया। शार्दुल प्लेयर ऑफ द मैच बने। जी हां दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के दूसरे सेमीफाइनल मैच में सोमवार को मुंबई ने तमिलनाडु को पारी और 70 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम मुंबई 48वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले मुंबई 41 बार चैंपियन और 6 बार रनरअप रही है। टीम ने आखिरी खिताब 2016 में जीता था। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने मैच में शतक लगाया। उनकी यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली सेंचुरी रही। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में भी इतने ही विकेट लिए। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, मुंबई और तमिलनाडु के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के मांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खेला गया। शनिवार को मुंबई के खिलाफ तमिलनाडु की टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान 22,440 का स्तर छुआ। मुक्का प्रोटीन का आईपीओ 136 गुना भरा। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट में सोमवार को निफ्टी ने 22,440 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 27 अंक की बढ़त के साथ 22,405 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स 66 अंक की बढ़त के साथ 73,872 के स्तर पर बंद हुआ। मुक्का प्रोटीन का आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 136 गुना से ज्यादा भर गया। आज पावर और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। इससे पहले शनिवार यानी कि 2 मार्च को भी सेंसेक्स ने 73,994 का और निफ्टी ने 22,419 का ऑल टाइम हाई बनाया था। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई लाइफ रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। लोकसभा चुनाव लड़ने की भी है खबरें। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार शाम हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। नड्डा 2012 से राज्यसभा सांसद है। पिछले महीने 20 फरवरी को वे गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए थे। ऐसे में उन्होंने हिमाचल वाली सीट से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात से राज्यसभा सांसद वह बने रहेंगे। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। उधर दोस्तों भाजपा की दूसरी लिस्ट बुधवार को आ सकती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम के बाद अब इस कंपनी पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। नए गोल्ड लोन देने पर लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल को नए गोल्ड लोन जारी करने से रोक दिया है। हालांकि आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस अपने मौजूदा गोल्ड कारोबार को जारी रख सकता है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी की गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ सुपरवाइजरी चिंताओं को देखते हुए यह फैसला किया। आरबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45L1B के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? जी हां दोस्तों, भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? अगर आप जानते हैं उस साल का नाम तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।